राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सीडीपी के फुल मार्क्स सीरीज है ये, यानी 30 आउट ऑफ 30 सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। अगर आप ये सीरीज भी फॉलो कर लेते हैं एग्जाम तक, जिसमें लेस देन 2 मंथ्स हैं, तो आपका काम बन जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बशर्ते आप फॉलो करें इसको रेगुलरली। जो भी हम सीडीपी की जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे ये फुल मार्क्स सीरीज हो या टॉपिक वाइज सीरीज कल को आएगी आपकी, या कंप्लीट पेडागोजी आएगी, जो भी हम करते हैं हर साल, चाहे जीन प्याजे का अलग से टॉपिक हो, ये आप इसको तसल्ली से अगर ये प्रॉपर एनालिसिस आप देख लें तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे एग्जाम में। क्योंकि कितना भी आप टॉपिक्स पढ़ लें, क्वेश्चंस अगर नहीं करेंगे तो वो बात नहीं आएगी, पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी को ध्यान में रखा गया है, सिलेबस सेम ही है। कई क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते आए हैं, कई हैं जो नए ढंग से पूछ लिए जाते हैं। अजर्शन, रीजनिंग, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं वो सब हम करके चलेंगे, ठीक है। थोड़े से लेट हैं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी कमिटमेंट है, सारी जो बैचेस हैं वो सब एक साथ ही चल गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे कम फोकस कर पा रही हूँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके उतना समय आपको दिया जाए, या अगर कम क्लासेस भी हो रही हैं, क्वांटिटी में अगर कम भी क्लासेस हो रही हैं, तब भी क्वालिटी में कमी ना हो। जब भी सेशन हो बहुत बेहतरीन सेशन हो, और एक सेशन से आपको कई सेशन के बराबर बेनिफिट मिल पाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप चाहें तो अपने आप को असेस करने के लिए लास्ट में मार्क्स भी देख सकते हैं, बट जो एनालिसिस है, जो डिस्कशन है, उस पर जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है जी। आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू जी। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आइए आप, जो मजा आता है भाई गजब, मतलब ये एनर्जी ही ऑफलाइन से आ रही है, इतना मन लगता है ऑफलाइन क्लास में। एनीवे, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा विद आंसर्स, है ना। और जो उस दिन टीचिंग एप्टीट्यूड हमने किया था ईएमआरएस का, उसके क्वेश्चंस भी मेरे पास आ गई है फाइनल शीट। उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कराना है तो वो मैं करा दूंगी। उसमें एनालिसिस मेथड में आई थिंक आज कोई बैच में बात कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने ऑपोजिट बोल दिया, मेरे को एक बार वो देखना पड़ेगा वीडियो, बट आंसर मार्क में सही करा दूंगी। अगर हो सकता है कि कई बार थकान में, फ्लो में अगर ऑपोजिट भी बोल दिया होगा, तो वो आंसर आप चेक कर लेना, वो मैं सही मार्क करा दूंगी। नहीं तो कल एक बार फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ये पीडीएफ फ्री है ऑफकोर्स इस सेशन का। चलिए शुरू करते हैं। 30 सवाल हैं जैसे पेपर में आते हैं, अलग अलग डिबेट्स, सारे ऑप्शंस चारों, वो सब डिस्कस करके चलेंगे। सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंचना है, या सिर्फ आंसर मार्क नहीं करना है, आंसर तक पहुंचना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ये पहला सेशन है, और अब इस तरह से क्वालिटी वाले सेशंस होंगे। थोड़ा कभी कभार लेट लतीफ होगा, बीच में छुट्टियां भी हो सकती हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही हूँ रेगुलर होने की यूट्यूब पे, बट मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आधा दिन तो जो है ऑफलाइन में निकल जाता है, आधा क्या 3.5 घंटे की तो आज क्लास ही थी, फिर आना जाना दुनिया भरी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सब होता रहेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन who leave deprived settings and enter enriched settings. The above argument points primarily towards which of the following debates of development. आपको पता है विकास की 4 बहस हम पढ़ते हैं, यानी 4 debates of development हम पढ़ते हैं, जिसमें और कुछ एक्स्ट्रा डिबेट्स हैं जो ये ऑप्शन के माध्यम से भी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। नहीं, वाईटी वालों पे ध्यान देंगे, एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस या ऑफलाइन बैच अभी नया शुरू हुआ है, तो उसके चलते जो है, या ईएमआरएस का एग्जाम अचानक से आ गया तो ये सब हुआ है। कोई नहीं, आ जाओ, अभी बाद में बातें करेंगे। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या कॉग्निटिव एबिलिटीज भी यहां लिखा होता तो बात सेम ही हो जाती। यानी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी उसके मार्क्स जो हैं, या एकेडमिक्स में वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आने लगता है, यानी पहले से वो बेहतर समझने लगता है चीजों को। ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डेप्राइव्ड सेटिंग्स, जिनको डेप्राइव्ड सेटिंग्स छोड़ करके मौका मिलता है, यानी एंटर करने का एनरिच्ड सेटिंग्स को। एनरिच्ड मतलब समृद्ध परिवेश, वंचित परिवेश छोड़ करके समृद्ध परिवेश में जाने का यदि मौका मिलता है। यानी एक बच्चा है, मान लो, जो ऐसी जगह रहता था, किसी अनाथालय में रहता था जहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, काम चलाऊ काम चल रहा था, या एक बच्चा था जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो बहुत ही स्कॉलरशिप के सहारे या गवर्नमेंट स्कूल में, या जैसे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा समृद्ध परिवेश नहीं था वहाँ पढ़ रहा था, कोई ट्यूशन की सुविधा नहीं, जहाँ उसका पीछे का जो रह गया कोई ध्यान देने वाला नहीं, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं। एक ऐसी फैमिली ने उसको अडॉप्ट कर लिया जिनके पास सारे संसाधन थे। अब ये जो बच्चा था, मान लो वो थोड़ा सा बड़ा था, ये मान लेते हैं 8 साल का बच्चा था, वो इंप्रूवमेंट आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा जब उसको सही एनवायरमेंट मिलेगा, जहां जरूरत होगी वहां स्कैफोल्डिंग मिलेगी, अच्छे मेथड से पढ़ाया जाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाएगा, उसको प्रेम से रखा जाएगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, है ना, एक प्रॉपर अच्छा माहौल मिलेगा, कंड्यूसिव एनवायरमेंट जिसको कहते हैं, या एनरिच्ड एनवायरमेंट जो आपको आगे बढ़ाए। मैं कई बार मजाक में कहती हूँ, हमारे यहाँ तो एनवायरमेंट ऐसा होता है कि एक बच्चा बेचारा इंग्लिश बोलने की कोशिश करे, अगर गांव में ऐसे माहौल में जहां इंग्लिश नहीं बोलते हैं लोग, और वो सीखने की कोशिश करे इंटरनेट से, तो आसपास वाले मजाक और उड़ाते हैं, देखो कितना अंग्रेज बन रहा है।
देख रहे हो? तो कॉन्ड्यूसिव का जस्ट उल्टा है। या माँ बाप ही कई बार इतने खराब शब्द बोल देंगे कि आपका अस्तित्व ही तबाह हो जाए, कि वो मोटिवेट करने की बजाय जिनको परिवेश अच्छा देना चाहिए वो ही टांग पकड़ के खींच रहे हैं। उनको लगता है इससे मोटिवेशन आ जाएगी, है ना, कि पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा वो जाएगा। सारे बच्चों में नहीं आती, वो कुछ केसेस में काम कर जाती है कि वो, नहीं तो ज्यादातर केसेस में बैकफायर करती है। बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसका खुद में विश्वास टूट जाता है यदि एनवायरमेंट एनरिचिंग नहीं है ना। कि कोई एक आध केस में कोई बहुत गरीब परिवार से बहुत अच्छा कर जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बढ़िया एनवायरमेंट है, कि गरीबी में ही सबको रखना चाहिए। आइडियली तो सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छी जलवायु मिलनी चाहिए, दिल्ली की तरह 500 AQI नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक बात कही जा रही है कि बच्चे का एकेडमिक प्रदर्शन जो है, अकादमिक प्रदर्शन वो बेहतर हो जाता है, बौद्धिक क्षमताएं उसकी सुधरने लगती हैं, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी दिमागी क्षमताएं हैं ना, जिनको हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या कॉग्निटिव एबिलिटीज कहते हैं, ये सब सुधरने लगेंगी अगर उसको सही एनरिच्ड एनवायरमेंट मिल जाए, जहां उसको अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स मिल जाए, जहां हेल्प हो वो रिसोर्सेज मिल जाए, अच्छा मान लीजिए ऑनलाइन कोर्स की जरूरत है ऑनलाइन मिल जाए, माहौल मिले, उसको प्रॉपर सुविधाएं मिले। वो ऐसा नहीं है कि सुबह उठता है और काम पे लग जाता है या दुकान पे चला जाता है, स्कूल तो बस नाम के लिए चल रहा है, उसको प्रॉपर पढ़ने का मौका या समय भी मिल रहा है, अवसर मिल रहा है और सारी संसाधन भी मिल रहे हैं। तो बच्चे की क्या है, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होती हुई, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको सुधरती नजर आएगी। ये विकास की कौन सी डिबेट से आता है? एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू से, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट से। कितने लोग दे रहे हैं? 64% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जो कि सेकंड है। डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन से, या कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी से। यानी देखिए, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू, ये एबिलिटी के व्यू के लिए हम यूज करते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि एंटिटी यानी जो आपकी बुद्धि है या क्षमता है वो फिक्स्ड है, एंटिटी व्यू है ये, कि हम कुछ नहीं कर सकते भाई, जितना आईक्यू है, जितनी समझ है उतना ही रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें फिक्स्ड है। क्षमता तो फिक्स होती है, या तो होती है या तो नहीं होती है। या फिर इसका दूसरी एक बहस है इसकी बनाम जो वर्सेस है, कि क्षमता इंक्रीमेंटल होती है, जिसमें मैं बहुत विश्वास करती हूं, बट लोग अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगी। इंक्रीमेंटल है मतलब आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी या बढ़ती रह सकती है, हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती रहेगी, हमारी समझ बढ़ती रहेगी यदि एफर्ट और प्रैक्टिस किया जाए तो एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू, इसकी तो बात नहीं हो रही यहां कि बच्चा एफर्ट मारे तो इंक्रीमेंट हो सकता है, ये तो बात नहीं हो रही है। यहां तो बात हो रही है बच्चे के एफर्ट की बात थोड़ी है, यहां तो एनरिच्ड परिवेश की बात है, मतलब हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की डिबेट लग रही है हमें। फिर भी देखते हैं डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का एक सिद्धांत है। डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सारी जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है एक यूनिट के रूप में काम कर रहे होते हैं। कि जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका सिर्फ, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सिर्फ शारीरिक विकास काम नहीं कर रहा, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट काम नहीं कर रहा, जो विकास के प्रकार हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, आपका दिमाग भी काम कर रहा है। भाई हम MS धोनी को कहते हैं एकदम मास्टरमाइंड टाइप के व्यक्ति हैं, मैच जिता देते थे, तो वो दिमाग में भी तो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, और शारीरिक रूप से तो काम कर ही रहे हैं। सोशली जो पूरी टीम मेट्स हैं उनको कोऑपरेट करके, टीम का गेम है ना, टीम स्पोर्ट कहते हैं जिसको हम, तो वो भी आ रहा है। इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है, पता चले किसी प्लेयर को आप अगर फील्ड पे गाली दे दोगे या स्लेजिंग हो जाएगी, हो सकता है बैन हो जाओ, तो इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। तो आप एक गेम खेल रहे हो या एक स्पोर्ट में हो, क्रिकेट में, लेकिन आपको ये चारों टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इस्तेमाल करने हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है कि विकास के कई पहलुओं को जब आप एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज करते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बच्चा जब रोता है तो पूरे शरीर से रोता है, बाद में वो बस 2 उंगलियों से आंसू पोंछ लेता है, डिफरेंशिएशन है कि पहले उसकी रोने की जो आवाज है वो हर चीज के लिए रोता है। जब छोटा है तो आपको पता नहीं लगेगा 1 महीने का 2 महीने का बच्चा क्यों रो रहा है, कि उसे भूख लगी है, कि उसे पॉटी आई है, कि उसे कोई बीमारी है, बस वो रोता है और एक ही तरह से रोता है, उसको कुछ नहीं पता। धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है कि अगर उसको कोई दर्द हो रहा है तो वो अलग तरह से रोएगा, सूसू पॉटी है तो अलग तरह का ड्रामा करेगा, फिर आपको समझ में आने लगता है, आप डिफरेंशिएट करने लगते हैं कि किस तरह का रोना है इसका, है ना। कई बार आप देखते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 साल का बच्चा है, इतने तमाशे करके रोता है वो, जब उसको कुछ चाहिए होता है आपको समझ में आ जाता है ये नौटंकी कर रहा है, एक्चुअल में नहीं रो रहा, और 2 मिनट चुप हो जाएगा, खेलता फिरेगा। तो वो डिफरेंशिएशन का है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट पियाजे और वाइगोत्स्की को लेके है कि कुछ लोग मानते हैं कि विकास कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि वाइगोत्स्की वो एज में नहीं डिवाइड करेंगे, स्टेजेस नहीं दी वाइगोत्स्की ने। डिसकॉन्टिन्यूटी पियाजे को लेकर के आप कह सकते हैं कि विकास जो है स्टेजेस में टूट करके चलता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो स्टेजेस की बात करता है, चाहे वो कोलबर्ग ही क्यों ना हो, जो ये कहते हैं भाई इस स्टेज में इतना विकास, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं विकास रुक जाता है, बट विकास टूट के चलता है, स्टेजेस में चलता तो रहता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। इनमें से कोई भी नहीं है, एक ही बात सही है कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की ये डिबेट है
कि अगर आपने समृद्ध परिवेश दे दिया तो वो बच्चा जिसका आईक्यू आप कह रहे थे कि सेम ही आईक्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, उसकी क्षमता बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट एनरिच्ड मिल गया, अच्छा एनवायरमेंट मिल गया, है ना, कि बढ़िया एनवायरमेंट मिला। तो जब बढ़िया एनवायरमेंट मिला, सीखने की क्षमताएं बेहतर होती चली गई, माहौल सोशल एनवायरनमेंट उस तरह का मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के लिए अच्छा स्टिमुलेशन मिल रहा है, अच्छे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, मल्टीपल एक्टिविटीज करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि हम कहते हैं कि एक अगर आपका जन्म एक गरीब परिवार में है, संसाधन कम है, जहां पे इकोनॉमिक स्टेटस का भी आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है, इंटेलिजेंस के स्तर पे, तो वो अगर आप ऐसे परिवार में हुए पैदा जहां स्कूल की फीस अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो गवर्नमेंट स्कूल की भी फीस जहां अरेंज करना मुश्किल है, और एक तरफ आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां आपको स्विमिंग क्लासेस भी भेजा जा रहा है, आपको चेस भी सिखाया जा रहा है बचपन से ही, आपको म्यूजिक भी सिखा रहे हैं, आपको पियानो भी सिखा रहे हैं, आपको पता नहीं क्या क्या डांस भी सिखा दे रहे हैं, कथक भी सीख रहे हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छे ट्यूशन भी लगे हुए हैं, तो गेम बदल जाएगा। तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की डिबेट है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट। भाई कुछ लोग कहेंगे अगर सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है तो एनवायरमेंट तो कुछ भी हो, आप तो साइंटिस्ट ही बनोगे। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जो ये मानते हैं कि एनवायरमेंट जरूरी है हेरिडिटी से ज्यादा। और हमारा जो अंत में कंक्लूजन होता है वो दोनों जरूरी है। किसी पहलू में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी में हेरिडिटी। और आपको एनवायरमेंट तो बेस्ट देना ही है एज अ टीचर, क्योंकि आपके हाथ में हेरिडिटी तो है नहीं, हेरिडिटी तो स्टैटिक है। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि आंखों का रंग चेंज कर दो या बुद्धि का स्तर एकदम से अचानक से रातों रात बदल दो किसी बच्चे का। आप तो एनवायरमेंट अच्छा दे सकते हो एज अ टीचर। तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट या नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट कहते हैं इसको हम, नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट कहते हैं। और नेचर जो है इसमें या हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड है, नेचर आपका फिक्स्ड है, प्रकृति जिसको कहते हैं प्रकृति पोषण विवाद स्टैटिक है। आप हेरिडिटी में ऐसे रातों रात परिवर्तन नहीं कर सकते। वहीं जब आप बात नर्चर की या एनवायरमेंट की करते हो, नर्चर बोले तो एनवायरमेंट, यानी आपका जो भी एनवायरमेंट में आपको पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डायनेमिक है। भाई आज आप शहर में रहते हो, कल गांव में रह सकते हो, कल गांव में रहते हो, परसों अमेरिका रह सकते हो, तो ये चेंजेबल है, इसमें परिवर्तन होते रह सकता है। लेकिन आप हेरिडिटी में चेंज नहीं कर सकते। बहुत जनरेशंस में जाके या बहुत लंबे समय में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, है ना। कितना भी अच्छा एनवायरमेंट दोगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि जो हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई डिजीज है, तो वो एकदम ठीक ही हो जाएगी, गायब ही हो जाएगी, कंट्रोल में आ सकती है। तो अगर नेचर की हम बात कर रहे हैं या हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक या फिक्स मानते हैं, जबकि हम नर्चर को क्या मानते हैं, डायनामिक मानते हैं। तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट, यानी विकास जो है दोनों का क्या है, गुणनफल है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, ये 4 डिबेट पे हमने चर्चा की। आपको एज अ टीचर जो एबिलिटी है उसको इंक्रीमेंटल मानना है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता के चल रही हूँ कि एफर्ट और प्रैक्टिस से बच्चे की क्षमता बढ़ सकती है। ये विश्वास आपका होगा यदि एज अ टीचर, तो ही आप अच्छा पढ़ाएंगे। तभी आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, कल तक सीडीपी नहीं आता था, चाहे 15 नंबर आए हो पिछले पेपर में, इस बार 30 ले आओगे, क्योंकि आप एफर्ट में अपने और बच्चे के विश्वास करते हैं। अगर आपने ये मान लिया अरे तुम तो कमजोरी हो मैथ्स में, या तुम तो कमजोरी हो सीडीपी में, तुम्हारे नहीं आएंगे, फिक्स मान लिया आपने, एंटिटी व्यू मान लिया कि क्षमता तो फिक्स होती है, तो फिर आप कभी भी नया नहीं सीख पाएंगे। तो इसको नहीं मानना, आपको इंक्रीमेंटल को मानना है। यहां पे आपको दोनों को साथ लेके चलना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को साथ लेके चलना है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी दोनों को मानना है। ठीक, चलिए खैर नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, which of the following factor is not proposed by Jean Piaget as affecting change in cognition? ये जमानों से आता रहा सवाल है, पता नहीं कितनी बार अलग अलग तरह से इसको पूछा जा चुका है। वही 4 फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बहुत समय से बताते हुए आ रही हूं। MESE, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है ना। तो जो लोग कहते हैं कि सवाल रिपीट नहीं होते, मतलब ही नहीं है, ये बात एकदम धराशाही है। एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज करके या भाषा में परिवर्तन करके तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही आते हैं, क्योंकि सिलेबस कोई बदला नहीं है आपका। ठीक है ना। तो अगर हम देखें विच, आपका फोकस होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, सवाल के जवाब रटना आपका फोकस नहीं है, आप सवाल के जवाब तक पहुंच पाए, ये आपका फोकस है, कि वो प्रोसेस आपकी अच्छी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? नॉट पूछा है तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। MESE 74% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही समझदार लोग हैं आप। ये सबसे आसान सवाल है, क्योंकि आपको पता है ये कल्चरल टूल की बात कौन करता है। SCL का मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको शॉर्ट ट्रिक एक बताया हुआ है, जिन लोगों ने कभी भी मुझसे पढ़ा होगा। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों चीजों की बात कौन करता है? वाइगॉत्स्की करते हैं, ना कि आपके पियाजे। पियाजे इन 4 फैक्टर्स की बात करते हैं, है ना।
ये 4 मुख्य फैक्टर हैं पियाजे की थ्योरी में, MESE, यानी मैचुरेशन, जो कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन या जेनेटिक्स की वो बात करते हैं कि बच्चा अगर रेडीनेस नहीं है उसमें, 5 साल के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं कराते आप, क्यों? क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए, उसका जेनेटिक मेकअप अभी विकसित नहीं हुआ। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, जिसमें अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन आता है, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है। ठीक, फिर आता है आपका एक्टिविटी, एक्टिविटी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं यहाँ पे, कि अनुभव लेना, बच्चा एक्टिविटी करके एनवायरमेंट के साथ सीखेगा। और तीसरी चीज है ये सोशल इंटरेक्शन। ये 4 फैक्टर्स पियाजे की थ्योरी में है, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस जिसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं पियाजे की थ्योरी में। कल्चरल टूल्स की बात पियाजे नहीं करते, वो वाइगॉत्स्की करेंगे। कल्चर में आपकी भाषा, आपका सोचने का तरीका, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका, ये सब आपकी संस्कृति प्रभावित करती है ना। कि हमारा कल्चर है कि हम एक गाड़ी भी लेने जाते हैं तो पूरा परिवार जाता है ना। हम कुछ भी नया शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे, कल्चर है। किसी के यहाँ पे कुछ और होगा, गर्दन मत हिलाइए राहुल। ठीक, मान लिया आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आज सीडीपी में 30 में से 30 लेके आओगे, है ना, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें तो ये कल्चरल टूल्स की बात कौन करेगा? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात वाइगॉत्स्की करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप इसको पियाजे की इक्विलिब्रेशन को अगर आप समझना चाहेंगे तो वो मैंने यहाँ पे इसमें डाला हुआ है कि ये पूरी जो प्रोसेस है ये अडेप्टेशन की प्रोसेस है, बट पियाजे को लेके जब क्वेश्चन आएगा तब हम इसकी डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इक्विलिब्रेशन जब समझने की जरूरत लगेगी, अभी इसके बिना काम हमारा चल जा रहा है, क्योंकि मैं वैसे चाहती हूँ कि जैसे आपके दिमाग में चीजें जम भी पाए, है ना, कि फॉर्म हो पाए कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा इजी टू कॉम्प्लेक्स में चलें। ऐसा ना हो कि हम पहले ही दिन इतना कुछ भर लें दिमाग में कि फिर वो अगली बार समस्या हमारे ओवर फ्लो हो जाए, पानी की टंकी भर जाए और आवाज आनी शुरू हो जाए कि पानी की टंकी भर गई है ना, कृपया मोटर बंद कर दीजिए, फिर आप कहें लाइव क्लास बंद कर दो, मेरा दिमाग फट गया, बहुत कुछ पढ़ लिया एक ही दिन में। ग्रेजुअली पढ़ना है, धीमे 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 धीमे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये है असर्शन और रीजन। 5 से 6 क्वेश्चन आजकल इस टाइप के आ जाते हैं और इसमें कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन को आप के सामने आ सकता है जो असर्शन और रीजन की फॉर्म में बन गया हो। ठीक है जी, तो अगर हम देखते हैं अभिकथन, या एक स्टेटमेंट होगा सिंपल और एक उसका रीजन होगा। इसकी 3 स्टेप की प्रोसेस होती है सॉल्व करने की। पहले ये चेक कर लो ये सही है कि नहीं, फिर रीजन चेक कर लो सही है कि नहीं, अगर सही है तो इसके लिए सही है कि नहीं है, भाई राहुल रीना के लिए सही है कि नहीं है, ये भी तो चेक करोगे ना, दो लोग कंपैटिबल हैं कि नहीं है ना। एक व्यक्ति से ब्रेकअप हो जा रहा है 4 दिन में, दूसरे व्यक्ति के साथ आप जीवन गुजार दे रहे हो, तो इसका मतलब वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। तो आपको रीजन चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट के लिए सही है ये रीजन या नहीं, कि जो ऊपर कहा गया है उसके बारे में सही है या नहीं, ये कारण सही है कि नहीं कथन के बारे में, ये चेक करना होता है। तीसरा स्टेप में, पहले स्टेप में ये अभिकथन सही है कि नहीं, फिर कारण सही है कि नहीं, फिर कारण जो है वो अभिकथन के लिए सही है कि नहीं। ठीक, तो पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं या असर्शन स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हैं, व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी, यानी जब हम चाइल्डहुड को एक सिंगल कैटेगरी के रूप में, एक सिंगल श्रेणी के रूप में या एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू जेंडर, एथनिसिटी, सोशल क्लास एटसेट्रा। मतलब जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। यानी हमने एक ही क्लास के रूप में देख लिया, यानी बचपन मतलब सबके लिए सेम, है ना, गरीब अमीर जेंडर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, सबका बचपन एक जैसा मजेदार। पॉसिबल है? हम क्या खो देंगे? हम डिफरेंशिएशन ही खो देंगे। रीजन क्या है इसका? चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। बात सही है या नहीं है, दिखाना। फोर्थ ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं? कुछ लोगों ने तो एकदम कसम खाई हुई है, उनके सामने ये वाला सवाल दे दो, उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ करके वो सोचा हुआ है कि ऐसा AR वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे सब में सेम ही जवाब देना है ना, कि मुझे सब में सेम जवाब देना है, कि मैं तो यही बताऊंगा कि A भी सही है जी, R भी सही है जी, और उसका रीजन भी सही है जी। बात सही है कि नहीं है? नहीं है क्या सही? चल क्यों नहीं रहा भाई? ये नया लैपटॉप कैसे हैंग हो सकता है? कॉपी तो नहीं ले आए राहुल? फर्स्ट कॉपी, ठीक है। एनीवे, चलिए, तो 44% लोग फोर्थ जवाब दे रहे हैं, बाकी सब कंफ्यूज हैं, कोई जवाब दे रहा है, कोई जवाब दे रहा है। देखिएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभिकथन जब हम बचपन को एक ही श्रेणी में रखते हैं, यानी एक ही कैटेगरी के रूप में देख रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी है, वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू जेंडर, एथनिसिटी, सोशल क्लास। यानी भाई जो व्यक्ति गरीब परिवार में है उसका बचपन भी सेम होगा,
और जो अमीर में है उसका भी सेम होगा, जो इंडिया से है उसका बचपन भी सेम एक्सपीरियंस करेगा वो, और अफ्रीका का बच्चा भी या अमेरिका का बच्चा भी सेम एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम बचपन को एक सिंगल कैटेगरी के रूप में देखने लग गए तो ये बात एकदम पक्की है कि हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा कि हमें लगेगा कि ये तो एक, हमने डिफरेंसेस को ही इग्नोर कर दिया। हमने क्या कर दिया, डिफरेंसेस को ही इग्नोर कर दिया। ये बात तो सही है कि अगर हम सिंगल कैटेगरी के रूप में देखेंगे तो हम वी विल लूज आउट या वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। फिर तो हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को इग्नोर ही कर दे रहे हैं। जबकि डेवलपमेंट में हमने पहले दिन ही पढ़ा था, वो यूट्यूब पे भी क्लास हुई थी सबके लिए, कि भाई डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, यानी आपकी संस्कृति और आपके समाज का प्रभाव विकास की प्रक्रिया पे पड़ता है। किस समाज किस संस्कृति से आप आते हैं, आपका सोचने का तरीका, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, आपकी भाषा, ये सब प्रभावित होते हैं जिस कल्चर से आप आ रहे हैं। ठीक है ना भाई, इंडिया में माँ बाप का अलग रहना बुढ़ापे में थोड़ा सा हम बहुत अच्छा नहीं मानते, स्पेशली अगर गांव में आप चले जाएंगे। अमेरिका में हो सकता है, या ये भी छोड़ दीजिए, आप सीधा एग्जांपल लीजिए कि माँ बाप का अनाथ आश्रम में, या अनाथ आश्रम बोल रही हूँ, माँ बाप थोड़ी ना अनाथ आश्रम में होते हैं, वृद्धाश्रम में रहना एक नेगेटिव बात है। हमारा कल्चर ऐसे विकसित नहीं हुआ या नहीं रहती ये चीज हमारे यहाँ। यूएस में हो सकता है एकदम नॉर्मल हो, या 18 साल के बाद बच्चे एकदम अलग हो जाएं, ये बहुत नॉर्मल हो सकता है। या वो बचपन से ही बहुत कम उम्र से ही बच्चों को अलग सुलाते हैं, अलग रूम में या अलग पालने में। हमारे यहाँ तो बच्चा जो है बीच में ही सोता है बहुत सालों तक। तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर है। तो अगर हम डेवलपमेंट के पार्ट से, तो अब बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट जो माँ बाप के साथ सो रहा है और अलग सो रहा है उसमें अंतर नहीं होगा, बिल्कुल अंतर होगा। तो ये कह रहे हैं कि विकास, अगर हम ये मान लें कि सबके लिए सेम है बचपन जो है, अमीर परिवार के लिए भी गरीब परिवार के लिए भी, तो फिर तो हम इसका मतलब जो समाज और संस्कृति का प्रभाव है विकास की प्रक्रिया पे उसको इग्नोर करते रहे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। अगर हम ये कह दे रहे हैं कि बचपन सबके लिए सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, तो फिर हम जेंडर, क्योंकि मेल्स फीमेल्स के लिए अलग एक्सपीरियंसेस हैं, लड़कियों को कई बार खेलने के लिए मना कर दिया जाता है कम उम्र में ही, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जेंडर के प्रभाव को, एथनिसिटी के प्रभाव को, क्लास, सोशल क्लास को, इन सबको हम इग्नोर करते रहे। ये बात सही है, अगर हम सिंगल एंटिटी के रूप में नहीं देख सकते डेवलपमेंट को। कुल मिला के बात ये है। रीजन क्या है इसका, चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। जो ये चाइल्डहुड का जो सपना है या ये जो विचारधारा है, ये उम्र से आप बेशक बांट दो कि 2 से 12 वर्ष क्या है, चाइल्डहुड है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष है, पूर्व बाल्यावस्था जो प्री स्कूल या प्लेवे एज है, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था जो फर्स्ट क्लास में बच्चा जहां से जाएगा। ये एज वाइज आप बांट सकते हो डेवलपमेंट में, लेकिन चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को आप कैसे बांटोगे एज में, सबके लिए अलग है वो। तो वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। जो बचपन है एक सामाजिक संकल्पना है। ये सवाल बार बार रिपीट होकर अब आने लगा है अलग अलग तरीके से, तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सामाजिक संरचना है जो बचपन है, सबके लिए बचपन अलग होता है, सबके लिए सेम नहीं होता। आपके घर का 8 साल का बच्चा दूध का ग्लास हाथ में आप देते हैं तब पीता है, और एक 8 साल का बच्चा जो बस में चढ़ के गुब्बारे बेचते हुए घूम रहा है, उसका बचपन और आपके घर के बच्चे का बचपन सेम नहीं है। तो एज सेम होने के बावजूद बचपन का एक्सपीरियंस सेम नहीं है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। दोनों बातें सही है और ये इसको सही से एक्सप्लेन करता है ना, कि फिर तो आप भूल जाएंगे। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि 4th में ही दिया हुआ है। आप लोग सही ही जवाब दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द रेट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस पैरेलल्स, यानी किशोरावस्था के दौरान दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन की दर समानांतर होती है। द रेट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी व्यक्ति के या किशोर या किशोरी के, टीनेजर के दृष्टिकोण, उसका एटीट्यूड, नजरिया और उसका व्यवहार ड्यूरिंग एडोलेसेंस पैरेलल्स किस चीज के समानांतर होगा। समानांतर मतलब साथ साथ चलेगा, पैरेलल होगा। बच्चे का एटीट्यूड और उसका बिहेवियर, यानी उसका नजरिया, और उस नजरिए के हिसाब से फिर जो वो बिहेव करेगा, ये किसके समानांतर होगा, किसके साथ साथ चलेगा, पैरेलली किसके साथ चलेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका द रेट ऑफ फिजिकल चेंज, यानी शारीरिक परिवर्तन की दर के, रेट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के स्तर के दर के, या फिर द रेट ऑफ इंपेयरमेंट, यानी उसकी कोई क्षीणता है, कोई इंपेयरमेंट है उससे, है ना। इंपेयरमेंट जो है बायोलॉजिकल एक दिक्कत हो सकती है, कि हो सकता है बच्चे का हाथ काम ना करता हो, आंखों में रोशनी ना हो, इस पे अलग से आएंगे कभी इंक्लूसिव एजुकेशन में। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर मौजूद है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। 65% लोग जो है फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि एकदम सही है। क्यों सही है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होगा, क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि यार फर्क तो पड़ेगा, हाँ फर्क तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एडोलेसेंस के बारे में पूछा है, ये सिर्फ एडोलेसेंस पे नहीं। फिर तो जो रेट ऑफ इंटेलिजेंस है वो आपका फिर तो सभी हर एक स्टेज में ऐसे ही फिर तो सेम जवाब हो जाएगा, लेकिन एडोलेसेंस को लेके स्पेसिफिक पूछा है। तो हमें ये देखना होगा कि जो द रेट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस पैरेलल्स किसके समानांतर है। जो बच्चे का एटीट्यूड कैसा बनेगा, बिहेवियर कैसा होगा, ये उसके द रेट ऑफ फिजिकल चेंज के
समानांतर है या पैरेलल है? उसका रीजन है क्योंकि बहुत ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं हम, एडोलसेंस में बहुत तेजी से जो है बच्चे में चेंजेस आ रहे होते हैं, शारीरिक परिवर्तन और हार्मोनल चेंजेस भी, उसके अंदर स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल बोलते हैं हम, तनाव एवं तूफान का काल, इतने सारे परिवर्तन हैं जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी है वो हिट कर रही होती है, प्राइमरी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे होते हैं, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, इतने सारे हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो बवाल है अंदर, अगर आप बच्चे के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो ये अचानक से गुस्सा आना, बॉडी इमेज इश्यूज, ये सब एडोलेसेंस में आते हैं। तो जो उसका एटीट्यूड है खुद को लेके, दूसरों को लेके, और जो उसका व्यवहार है, ये आपका रेट ऑफ फिजिकल चेंज पे डिपेंड करेगा, कितने सारे उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो रेट ऑफ इंटेलिजेंस सिर्फ एकमात्र नहीं है यहाँ पे कि जो बिहेवियर है और एटीट्यूड है वो सिर्फ रेट, जो कितनी दर है इसकी बुद्धि की, उसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि एडोलेसेंस में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तनों के कारण या प्यूबर्टी के हिट होने के कारण ये सारी समस्याएं या एटीट्यूड या बिहेवियर की प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार, या कैसा बिहेवियर होगा वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए फटाफट से। सही पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है या नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, फटाक से जवाब दीजिए। कोई कह रहा आप सेम सिलेबस पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए होंगे। नेचुरल है यार, इतने सालों से, आज मैं देख रही थी लगभग 2700 वीडियोस हैं सिर्फ यूट्यूब पे, है ना, और मैक्सिमम वीडियोस मेरे ही हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है पढ़ा रहे हूँ, और कुछ भी नहीं तो इतने या इसके डबल भी हो सकते हैं बैचेस में। और सिलेबस सीटेट का तो एटलीस्ट ये लोग बदल के नहीं दे रहे हैं, बट ये है जब आपको फायदा होता है, आपको अच्छा लगता है तो ड्यूटी समझ के करता है इंसान। थोड़ी बोरियत तो होती है एट टाइम्स, क्योंकि यही सिलेबस चाहे सेम हो, ऑफलाइन में उतनी बोरियत नहीं होती, ऑनलाइन में थोड़ा सा हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि आप कैमरा को ही देख रहे हो और कमेंट इतनी तेजी से निकलते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हो। अस्सलाम वालेकुम मैम, महाराष्ट्र से हूँ, आपके वीडियोस से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया और आज मैं जीपी टीचर हूँ, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। महाराष्ट्र में, ये आपका बड़ी यूनिक बात है हमारे साथ कि आप लोग देश भर से जुड़े हुए हैं, मतलब मज़ेदार। मैं अभी मुंबई गई थी पिछले महीने 14-15 नवंबर के आसपास, और वहाँ मुझे एक लर्नर मिली जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वहाँ बहुत कल्चर नहीं है, मुंबई में लोग बहुत तैयारी नहीं करते हैं, स्पेशली सीटेट वगैरह या गवर्नमेंट एग्जाम्स की। नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर ज़्यादा है। तो मैंने तो फिर उनसे काफ़ी बातें हुई कि भाई आप कैसे जानते हो, तो फिर उन्होंने बताया। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। एक व्यक्ति त्रिपुरा से कमेंट करेगा, कोई कर्नाटक से करेगा, देश भर से आप लोग जुड़े हुए हैं, असम से करेंगे लोग, वेस्ट बंगाल से भी लोग देखते हैं, यूपी और राजस्थान ये सबसे तो देखते ही हैं, ऑफकोर्स बिहार, बट इतनी वैरायटी की, इतने अलग अलग स्टेट से लोग देख ले रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाला भी देख ले रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला भी देख ले रहा है। एनीवे, हैदराबाद, अब सब लोग कमेंट करने लगे, कमेंट मत करो, इधर आ जाओ फटाफट, वैसे ही लेट हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है? कितने लोग थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं? 65%। अभी समझते हैं। एडोलेसेंस इज अ ड्रेडेड एज, ड्रेडेड मतलब भयावह है ना, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है, स्टैनली हॉल कहते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था, क्योंकि इतने सारे परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी मैं हूं कौन, मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं, मुझे क्या करना है लाइफ में, हर तरह का सवाल बच्चे के मन में होता है। मैं तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का भी टाइम है, प्यूबर्टी हिट कर रही है, तो फिजिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, है ना। बच्चा जो है थोड़ा सा हीरो वर्शिप भी उसके अंदर है, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट भी है, अग्रेशन भी है, माँ बाप से भी झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस उम्र में। ठीक, तो एडोलेसेंस थोड़ी ड्रेडेड एज है या भयावह उम्र है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस के चलते जो बच्चे को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है कि वो एनवायरमेंट में ईजी महसूस नहीं करता, और वो विद्रोह की भावना भी है कि दुनिया बदल देनी है। एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ अनरियलिज्म, ये कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में कि किशोरावस्था अवास्तविकता का समय है, विच इज ट्रू, कि ये अनरियलिज्म का काल है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में रहता है, दूसरा आइडियलिज्म बहुत ज्यादा है उसके अंदर, है ना। तो आप देखेंगे जो भी क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं, यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, समाज ऐसा क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है, सब क्यों नहीं बदल रहा, फिर आप धीरे धीरे देखते हो यार ये कुछ नहीं बदलने वाला, मैं ही अपना जीवन बदल लूं, जैसा मुझे चाहिए मैं अपने जीवन में परिवर्तन कर लूं, बड़ी बात है ना। नहीं तो, और इसका मतलब ये नहीं कि लोग परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन आइडियलिज्म से क्या होता है कि जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपकी दिमाग की रियलिटी से कई बार मिसमैच हो रही होती है, और बच्चे में फिर विद्रोह की भावना या अनरेस्ट की भावना ज्यादा बन रही होती है। तो एडोलेसेंस, और फिर वो थोड़ा डे ड्रीमिंग भी करता है कि देखना जब मैं वो वाली गाड़ी लूंगा, मैं अपने प्राइवेट जेट से जाऊंगा, फलाना करूंगा, वो रियलिटी से थोड़ा सा दूर भी कई बार जाता है, डे ड्रीमिंग करता, खुली आंखों से सपने देखना जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना।
तो वो आपका यहां पे है, तो दोनों ही बातें सही हैं इस हिसाब से, तो बोथ ए एंड बी। कि जब मैं अपने फेवरेट एक्टर से मिलूंगा या एक्ट्रेस से मिलूंगा, है ना, मैं ये करूंगा बड़े होके, वो जरूरी नहीं है कि उसके सपने बहुत लॉजिक पे आधारित हो, वो अपनी एक दुनिया में रहता है, डे ड्रीमिंग। और एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म भी है, उसको लगता है दुनिया का सेंटर वही है, एक पिंपल भी आ जाए तो वो इतना टेंशन में आ जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है ना, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है एडोलसेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये 12 से 18 वर्ष का काल है एडोलसेंस, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड या ब्रिज पीरियड भी हम कहते हैं, है ना। देखिएगा, ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, इतना मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, आप लोग अलग अलग तरह का कमेंट करते रहते हैं। मैम मुझे साइंस मैथ्स का 40 मार्क्स का कंटेंट है, उसमें बहुत फियर है, प्लीज़ थोड़ा डिटेल्ड सॉल्यूशन बता दो। 6th to 8th की एनसीईआरटी, नहीं तो बैच ज्वाइन कर लो, वहाँ नोट से लेके मॉक से लेके सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे, करियर विल ऐप डाउनलोड करके, है ना। चाहे वो केवीएस में हेल्प की जरूरत हो, चाहे वो सीटेट में हो, है ना। सिंपल है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप 6th to 8th की एनसीईआरटी पढ़ लें साइंस और मैथ्स की, और प्रीवियस ईयर कर लें साथ में, नहीं तो आप सिंपल बैच में जुड़ जाएं, फिर वहाँ आपको एसएसटी हो चाहे मैथ्स हो, वो सब एक साथ मिल जाएगा। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चीज़ें कैसी हैं और क्या हैं राहुल। बताया भी नहीं है आज किसी को कि कहाँ से लेंगे ये बैच, किसी फेक वेबसाइट पहुँच जाएंगे, टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, हैं। तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके आप एनरोल कर सकते हैं टीचिंग के बैच के लिए। ठीक, चलिए खैर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, सही कौन सा है इन 4 स्टेटमेंट में से। क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग एंड इमेजिनिंग, यानी जो रचनात्मकता है उसका अर्थ सोचना, खोजना, खोज करना और कल्पना करना नहीं है, जबकि रचनात्मकता या क्रिएटिविटी का अर्थ यही है कि व्यक्ति सोचता है, एक्सप्लोर करता है, नई नई चीजें डिस्कवर करता है, इमेजिन करता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, जो पहले ना हुआ वो कुछ नए ढंग से, कुछ नोवेल्टी सोचता है। ये कह रहे हैं ये नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमें तो करेक्ट चाहिए। क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग बेटर देन अदर्स, भाई क्रिएटिविटी है कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, जो पहले से मौजूद है उससे कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। क्रिएटिविटी इज नॉट अ वे ऑफ सीइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स डिफरेंटली, कि क्रिएटिविटी नए ढंग से देखना किसी चीज को क्रिएटिविटी नहीं है, उल्टा है बल्कि इसका। नन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बात है, नन ऑफ द अबव के साथ ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही बातें गलत हैं, क्रिएटिविटी के बारे में सही नहीं है। अगर इसमें ये लोग नॉट नहीं लगाते तो तीनों बातें सही हो जाती, कि कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, कुछ नया इमेजिन करना, है ना। और क्रिएटिविटी जो है वो बेटर देन अदर्स, कुछ पहले से बेहतर सोचना। कि सीटेट की जो तैयारी है कि वो इस तरह से ऑनलाइन हो सकती है, ये लेट्स लर्न के माध्यम से हो पाया इतने साल पहले, जब चैनल्स क्या सीटेट पढ़ सकते हो आप, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ये अपने आप में बड़ी बात थी सोचने के लिए। तो ये कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स है, बाद में तो फिर बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं देख करके। ठीक, तो नन ऑफ द अबव इसका सही जवाब है, क्योंकि ये सारी बातें गलत हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया, कुछ नोवल सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग करना। तो कोई भी जवाब जो है, क्योंकि सब में नॉट लग गया है, नहीं तो ये सारी ही बातें सही थी अगर नॉट नहीं लगाया होता, तो नन ऑफ द अबव सही है, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस, बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब वो डैश अनुभव करते हैं। बताइए क्या अनुभव करते हैं। लर्नेड हेल्पलेसनेस, यानी अधिगम विवशता, शब्द से ही पता चल रहा है आपको, सीखने की विवशता, लर्नेड हेल्पलेसनेस, मतलब बच्चा हेल्पलेस महसूस कर रहा है कि यार मैं तो नहीं सीख सकता। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है कि उसने कई बार ट्राई किया और पेपर दिया और फेल हो गया, तो अब उसको लगता है यार मेरे को तो सीडीपी समझ नहीं आएगी। ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है कि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे खुद ही ये मान लिया कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये नेगेटिव होता है, ये बहुत बड़ी बाधा बनता है सीखने में। इसके होने से बेटर नहीं सीखेगा बच्चा, इसको तो आपको हटाना है, बल्कि बच्चे के एटीट्यूड में परिवर्तन करा के, छोटी छोटी कोशिश करा के, नए ढंग से पढ़ा करके कि भाई ये निकल जाएगा, एफर्ट से हो जाएगा ठीक। लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, अगर बच्चा अलर्ट ही नहीं है, बैठे बैठे सो जा रहा है क्लास में, तो कहां से अच्छा सीखेगा जब वो प्रेजेंट ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं है, तो बिना अटेंशन के कैसे सिखा दोगे भाई। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, यानी सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, यानी एक्साइटमेंट है, मॉडरेट है, ओवर एक्साइटेड है तब भी नहीं सीखेगा, फिर वो हा हा हु करने में खुश हो जाएगा, है ना। वो पूरा ध्यान उसका पोल पे जवाब देने में है, फिर वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि कह क्या रहा है टीचर। तो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट चाहिए, यानी मध्यम स्तर का उत्साह चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉग्निशन है, ये 1 नंबर का टॉपिक है आपका, संज्ञान और इमोशन जो है, यानी दिमाग और दिल जो है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करते हैं, बाई डायरेक्शनल हैं या इंटरट्वाइंड हैं। यानी आप अगर फियर महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपका दिमाग भी डरा हुआ महसूस करेगा, जो आता होगा वो भी नहीं करके आओगे पेपर में। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तब भी
पेपर पूरा सॉल्व नहीं होगा या कुछ गड़बड़ कर दोगे। मॉडरेट एक्साइटमेंट, और मॉडरेट ही है सारे इमोशंस यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई भी ओवर पावर कर रहा हो, तो दिमाग ठीक काम करेगा कि आप थोड़े से एक्साइटेड भी हैं, चलो आज देखते हैं कितने नंबर आते हैं, और ध्यान से पढ़ भी रहे हैं। तो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इज गुड, जिसको हम कहते हैं कि अति का कुछ भी भला नहीं होता, यानी एक्सट्रीम में अगर आप एक्साइटेड हैं या एक्सट्रीम में सैड हैं पेपर को लेके, या फियरफुल हैं, जो कि इमोशंस हैं अपने आप में, फियर या एक्साइटमेंट ये दोनों इमोशंस हैं, तो ये आपके दिमाग को, आपकी थिंकिंग को, जो कि कॉग्निशन का पार्ट है, उसको भी प्रभावित करेंगे। हाई डिग्री ऑफ एंग्जाइटी टू परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्म करने की बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना आम बात है, या एक्साइटमेंट होना आम बात है, लेकिन अगर इतनी हो गई तो आप ट्रिपल्ड महसूस करेंगे, आप लिख के ही नहीं आएंगे वो चीज भी जो आपको आती होगी, क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा डर गए या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है। तो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो है वो बच्चा बेहतर सीखेगा यदि मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये तर्क दिया है। अब ये क्वेश्चंस कोई मिटा नहीं सकता दुनिया से, सिलेबस सेम है, टॉपिक से क्वेश्चन आने ही है। लॉरेंस कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन, कई बार 1 क्वेश्चन, है ना, लेकिन 2 क्वेश्चन तक भी अभी पिछली बार से आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग से, तो जैसा पेपर आएगा वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चांद पर से देख रहे हैं मैम हम, बहुत बढ़िया, शाबाश। इलॉन मस्क के साथ गए हो, अकेले चले गए हो? देखो एक बार, लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट, क्या तर्क दिया लॉरेंस कोहलबर्ग ने? आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दी है? मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है, नैतिक विकास की। नैतिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? सोशल डेवलपमेंट से, सामाजिक विकास से। भाई सही और गलत का जो विकास है या सिद्धांत है वो आते हैं नैतिक विकास में, कि झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना सही बात है ना। जो आप वैल्यू एजुकेशन या नैतिक शिक्षा हम बचपन में पढ़ते थे, आज के समय में वैल्यू एजुकेशन हो गया है, तो सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है, जिसपे मॉरल डेवलपमेंट पे कोहलबर्ग ने थियरी दी है। प्याजे ने भी इस पे थियरी दी है, बट कोहलबर्ग की थियरी से एक सवाल जरूर आता है, प्याजे की थियरी से कभी रेयरली ही आया है। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो है ही थियरी, इसकी भी थियरी है उनकी, ठीक है ना। तो मॉरल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सही और गलत की बातें हम इंसानों में ही हैं, बाकी जंगल में तो उनका अपना एक पहले से मैकेनिज्म है, वहां कोई किताब नहीं पढ़ते जानवर नैतिक विकास की, है ना। तो इसलिए सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है, देयर आर जेंडर डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, यानी लड़कियों की मॉरल रीजनिंग पे अलग से रिसर्च किया इन्होंने, या लड़कों की अलग, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जेंडर बायस थियरी है, सिर्फ मेल सैंपल्स को ही इसमें इंक्लूड किया गया है ना। और इनकी ही स्टूडेंट थी कैरल ग्लिगन, हैं अभी भी, उन्होंने इसको जेंडर बायस थियरी कहा है कि फीमेल्स को सैंपल के रूप में यूज ही नहीं किया गया, यानी जिन सैंपल्स के थ्रू या जिन डिस्कशंस के थ्रू लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये थियरी बनाई, उसमें महिलाओं को शामिल ही नहीं किया गया। तो जो भी मॉरलिटी की स्टेजेस दी हैं वो तो पुरुषों के आधार पर दे दी गई। कई बार फीमेल्स की जो मॉरलिटी होती है वो केयर बेस्ड होती है, उस एस्पेक्ट को तो यहाँ पे देखा ही नहीं गया। तो ये तो कहना गलत होगा कि इन्होंने ये कहा है जेंडर डिफरेंसेस हैं मॉरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन में। हालांकि ये सही भी हो सकता था अगर ऑप्शन कुछ और सही नहीं होता तो, क्योंकि इन्होंने नहीं कहा कि जेंडर डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये बायस्ड है थियरी, समझ लो, 2 चीजों में अंतर है। सेकंड ऑप्शन है, मॉरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। भाई ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात कर रहा है कि स्टेज में तोड़ के मॉरल डेवलपमेंट होता है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं कहेगा डेवलपमेंट को, वो डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस कहेगा। ये मैं आपको बहुत टाइम से बताते हुए चल रही हूँ, ठीक, कि जो भी स्टेजेस में बांट रहा है वो कॉन्टिन्यूअस थोड़ी कहेगा डेवलपमेंट को, वो तो कह रहा है टूट के चलेगा, डिसकॉन्टिन्यूटी में चलेगी। देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, इन्होंने कल्चर डिफरेंस पे ध्यान नहीं दिया, ये तो इनका क्रिटिसिज्म है, ये भी इनका क्रिटिसिज्म है कोहलबर्ग का, कि नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, इस पे ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने तो कहा अमेरिका में भी यही मॉरल रीजनिंग की स्टेजेस चलेंगी, इंडिया में भी यही चलेंगी, और आपकी अफगानिस्तान में भी यही चलेंगी। जबकि मैं आपके साथ बहुत बार ये डिस्कस करती हूँ कि कल्चरल डिफरेंस, जो इसका क्रिटिसिज्म है, आलोचना है इस थियरी की, कि कल्चरल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजना ठीक नहीं माना जाता, इसलिए कई लोग गांव में तो स्पेशली बहुत ही खराब दृष्टि से इस चीज को देखेंगे, तो वहां माँ बाप की सेवा कई बार लोग मजबूरी में कर रहे होते हैं कि कोई और चारा नहीं है। वही चीज शायद अमेरिका में इसलिए हो जा रही है। हमारे यहाँ डिवोर्स को उतना खराब माना जाता है कि बहुत सारे लोग बस बच्चों के लिए, समाज के लिए शादी चलाते रहते हैं, अंदर से एकदम तबाह होती हैं वो शादियां, कोई खास कुछ है नहीं। तो हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बहुत कम है, तो हम कहते हैं इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत कम है। बाहर विदेश में 42% मान लीजिए, यूएस में क्यों है? क्योंकि वहां ये सब नहीं है, कि उतना खराब दृष्टि से नहीं देख रहे कि डिवोर्स हो गया तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, कि नहीं चल रही शादी तो हो गया डिवोर्स। अब मैं प्रमोट नहीं कर रही हूं, बट डिफरेंस है ये कि मॉरल रीजनिंग जो है सेम नहीं है सारी दुनिया में। कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव है कि क्या सही और क्या गलत है, वो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग मायने हैं उसके, तो उस हिसाब से फिर एक्शंस होते हैं। इन्होंने कह दिया नहीं सारी दुनिया में यही स्टेजेस काम आएंगी, तो सारी दुनिया में थोड़ी काम आ रही है।
फिर आते हैं नेक्स्ट पे, मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। यही बात एकमात्र ठीक है कि जो आपका नैतिक विकास है वो क्रमिक चरणों में होता है। कितने चरण दिए इन्होंने? 6 स्टेजेस दी हैं और 3 लेवल दिए, यानी हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल जहां जीरो मॉरलिटी है बच्चे की, बाहर से पनिशमेंट के डर से वो बेचारा सही और गलत की कोशिश करता है। फिर मॉरल आ जाता है कन्वेंशनल लेवल, जहां समाज के डर से वो करेगा या अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहलाएगा इसलिए। फिर तीसरा जो है वो आपकी खुद की मॉरलिटी होती है तीसरे स्तर पे, उस पर अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे, एक ही दिन में सब पढ़ लोगे तो टेंशन में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है। और जेंडर बायस थियरी ये कहना सही है, लेकिन उन्होंने जेंडर डिफरेंस पे फोकस ये तब कर पाते जब इन्होंने लड़कियों का कोई सैंपल लिया तो होता, जब रिसर्च में शामिल नहीं किया उनको, तो ये कैसे कह देंगे जेंडर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो इनकी आलोचना में है कि जेंडर बायस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ दूरस्थ या समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व कौन सा एक ऑप्शन करता है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया हो तो मैं बता देती हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायरेक्शन है, यानी डेवलपमेंट जो है मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुआयामी होता है, सॉरी बहुदिशीय होता है ना। डेवलपमेंट क्या है? बहुदिशीय होता है, यानी बहु दिशाओं में होता है, मल्टीपल दिशाओं में होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, ये आपका एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास का सिद्धांत है जिसके अंदर ये आता है, यानी बहुदिशीय है जो विकास है वो कई दिशाओं में होता है या मल्टीपल दिशाओं में होता है, जिसमें मुख्य रूप से आप 2 दिशाएं पढ़ते हैं। एक है आपका सेफेलोकॉडल, सिर से पैर की ओर, पहले बच्चा अपनी गर्दन सर संभालना सीखता है, फिर धड़ संभालना सीखता है या गर्दन संभालना सीखता है, पहले गर्दन पे कंट्रोल, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना, यानी सर से पैर की ओर, हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडनल या डाउनवर्ड्स कह देते हैं इसको, लंबवत, ठीक, कि पहले सर पे कंट्रोल और फिर पैर के अंगूठे तक आपका कंट्रोल जो है आता है बॉडी पे। दूसरी है इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसके बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीप से, डिस्टल समीप से दूर की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी सेंटर से आउटवर्ड, ये बॉडी के सेंटर से आपके बाहर की तरफ, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, ऐसे जाता है विकास। ठीक है जी, मतलब पहले आपके बॉडी के सेंटर में आपका हार्ट है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, फिर आपके कंधों पे कंट्रोल, फिर आपकी भुजाओं पे कंट्रोल, फिर भुजाओं से हैंड्स पे और हैंड्स से फिर फिंगर्स पे, यानी ये बाहरी सीमाएं हैं, सेंटर टू पेरिफेरी हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायरेक्शनल या बहुदिशीय होता है विकास, उसके अंदर आएगा। तो चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट बिफोर स्टैंडिंग, खड़े होने से पहले बैठना सीखता है बच्चा, सर से पैर जा रहा है कि पहले सर पे कंट्रोल, फिर बैठना सीखा, फिर खड़े होना सीखा, यानी पैरों की तरफ जा रहा है। तो ये तो हेड टू टो जा रहा है, जो कि सेफेलोकॉर्डल कहलाता है, ना कि प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये तो होगा नहीं, है ना। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल, ये बात थोड़ी अपनी सी लग रही है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते हैं, यानी आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स कैन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। पूछा कुछ और था, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, और ये कह रहे हैं आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं अगर अलग अलग कल्चर में उनको छोड़ दें, जो जुड़वा बच्चे होते हैं और एक जैसी शक्ल के होते हैं या एक जैसे एक सेम जेंडर के होते हैं, सिंगल जाइगोट से जो फर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब सिंगल स्पर्म और सिंगल एग से, 2 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं, एक आइडेंटिकल, दूसरे फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं, यानी 2 भाई बहन हो सकते हैं या 2 भाई भाई भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल में हेरिडिटी 0.89 यानी लगभग 90% हेरिडिटी सेम होती है, और ये सेम शक्ल के दिखते हैं, सेम जो है जेंडर के होते हैं। तो ये बात यहां पे बन नहीं रही क्योंकि ट्विंस के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैस्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीड्स इन थ्रेड, यानी बच्चा जो है पहले वो एबिलिटी विकसित करता है बॉल को पकड़ने की, बॉल पकड़ना वो पहले सीख जाएगा। पुटिंग बीड्स इन थ्रेड, सुई में धागा डालना या माला में मोती पिरोना बाद में सीखेगा, ठीक है ना। पकड़ने की क्षमता पहले विकसित हो जाएगी धागे में मोती पिरोने से पहले। अब आपको पता है कि मोती पिरोना थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, बजाय कि बॉल को पकड़ना या पेन को पकड़ना आसान है, लेकिन पेन से लिख के प्रॉपर ड्रॉ करना वो मुश्किल है, या माला में मोती पिरोना मुश्किल काम है, पकड़ना किसी चीज को वो आसान है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू, हाँ यार मैं जयपुर आ रही हूं, कल बताऊंगी, मतलब संडे को। देखो अब सेकंड ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं जो कि गलत हो जाएगा यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या पूछा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, बिल्कुल सही है,
लेकिन मल्टी डायमेंशनल की बात यहां नहीं हो रही है। मल्टी डायमेंशनल होता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब जुड़े हुए हैं। और जब हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन है तो हम इसके साथ क्यों जाएंगे भाई? बहुदिशात्मक तक ठीक था, लेकिन बहुआयामी नहीं है। बहुआयामी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है उसमें भी अगर हम देखें तो। ठीक, तो इसलिए सेकंड नहीं हो सकता। फोर्थ ही बचता है ऑप्शन में कि चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैस्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीट्स इन थ्रेड। ये मैंने आपको अगर आप बैच में तो भी बताया था, वैसे भी कभी ना कभी बताया होगा। GF गर्लफ्रेंड नहीं है ये आपकी, ये ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स है कि बच्चा पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स उसके अंदर विकसित होती हैं जो बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल है। बड़ी मांसपेशियां किसी चीज को पकड़ने में यूज होंगी, छोटी मांसपेशियां सुई में धागा या फिर माला में मोती पिरोने में यूज होंगी। तो ग्रॉस टू फाइन जा रहा है, नियर टू फार, जो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह देते हैं इस प्रॉक्सिमो डिस्टल को ही, कि पहले स्थूल गतिक कौशल यानी चीजों को पकड़ना, स्थूल बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग है। बिल्कुल छोटी मांसपेशियां उससे भी छोटी, वो क्या है, धागे में मोती में माला में मोती पिरोना, ठीक है ना। तो ये ग्रॉस टू फाइन है, ये जनरल टू स्पेसिफिक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, जो कि प्रॉक्सिमो डिस्टल का उदाहरण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। In developmental terms, a time frame where an individual upholds an amplified sensitivity to particular incentives for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to as dash of development. ये सवाल पता नहीं कितनी बार आया है, कितने तरह से पूछा जा चुका है, लेकिन ये सवाल इससे पहले इतना कॉम्प्लेक्स बना के नहीं आया, ये लेंदी बन गया। सेम सवाल है, पता नहीं कितनी बार आया। आप प्रीवियस उठाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, ये हर साल आपको देखने को मिलेगा लगभग, है ना। ये दोनों के लिए भाई, ये 1 to 5 के लिए नहीं है, 1 to 5 के लिए भी है, ये 6 to 8 के लिए भी है। सिलेबस सेम है CDP का, सेम लेवल, सब कुछ सेम है, अलग अलग नहीं पढ़ना होता। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लेवल 1 लेवल 2 के लिए सेम है CTET में सिलेबस। देखिएगा फटाफट से। तो अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है इस सवाल को समझना आपका, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से उस कार्य को कर सके। ये पीरियड क्या कहलाता है? तो ये एनकोडिंग पीरियड है, इंसेंटिव पीरियड है, स्टिमुलस पीरियड है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पीरियड, जो कि आप 43% लोग कह भी रहे हैं। आप इसको समझना भी जरूरी है कि क्यों कह रहे हैं इसको क्रिटिकल पीरियड। चुनौतीपूर्ण अवधि कह लीजिए आप इसको, या आप इसको सेंसिटिव पीरियड भी कह सकते हैं, है ना। सेंसिटिव पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होगा इस स्टेज में। रिसेप्टिव समझ रहे हैं, यानी रिसीव करने की क्षमता बहुत ज्यादा है इस स्टेज में। अगर आप कुछ भी सिखाएंगे तो बहुत तेजी से सीख जाएगा, समझ रहे हो। तो इन डेवलपमेंटल टर्म्स आ टाइम फ्रेम, एक विंडो है, ये एक टाइम फ्रेम है कि भाई जन्म से 6 वर्ष तक बच्चे में जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं, बहुत एक्टिव रहता है। भाषा कई सारी एक साथ सीख जाएगा अगर आप उसको माहौल अच्छा दे दोगे। 6 से 12 वर्ष तक या एडोलेसेंस तक आपने किसी भी प्लेयर को देखा है कि विराट कोहली ने 25 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, पहली बार गए प्रैक्टिस करने और बहुत अच्छे प्लेयर बन गए? पॉसिबिलिटी है। कोई भी प्लेयर आप किसी भी फील्ड में उठा लीजिए, स्पेशली इस तरह के जहां मोटर स्किल्स या रिफ्लेक्सेस का बहुत ज्यादा यूज है, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपका बैडमिंटन हो, चाहे वो और इस तरह के जितने भी गेम्स हैं, शूटिंग वगैरह को छोड़ के, शूटिंग लोग बाद में भी शुरू करते हैं कई बार। तो जहां रिफ्लेक्सेस का गेम है तो उसके लिए एक सेंसिटिव पीरियड है, एक क्रिटिकल पीरियड है कि जब आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स विकसित हो रहे हैं, तब आप बच्चे को उस माहौल में डाल दो कि वो खेलने जाने लगे, ताकि उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर बन जाए। जिन्होंने स्पोर्ट्स खेला होता है बचपन में और जिन्होंने नहीं खेला होता है, उसमें क्लियर अंतर आपको एडोलेसेंस, एडल्टहुड सब जगह दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड की विंडो जा चुकी, टाटा बाय बाय फिनिश। बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे, जो वो नेचुरली उस टाइम पे अच्छे से विकसित हो सकता था स्पोर्ट्स में व्यक्ति, अगर नहीं बचपन में मिला होगा मौका, तो उतना अच्छा डेवलपमेंट उस क्षेत्र में शायद ना हो पाए, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि जितना कम एफर्ट में आप इस टाइम पीरियड में सीख सकते थे, उतना कम एफर्ट में फिर आप नहीं सीखेंगे। आप लैंग्वेज सीख तो जाएंगे, बट थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, बच्चा जल्दी सीख जाएगा। अगर एक 5 साल के बच्चे को अमेरिका ले गए आप, और एक आप खुद हैं 35 साल के, आपसे जल्दी सीख लेगा बच्चा अंग्रेजी वहां की या जो भी भाषा होगी। क्यों? क्योंकि उसका रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा है उस टाइम पे। वो क्रिटिकल पीरियड है जब भाषा बहुत तेजी से सीख लेगा वो, या शारीरिक रूप से इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि जल्दी स्विमिंग सीख लेगा। या ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो ये नहीं है कि बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है सारी 12 से 6 में या 6 से 12 साल में सिखा दो। जो कंपैरेटिवली जब वो उसकी लीगल एज है उस समय पे अगर आप सिखाओगे, बजाय कि 50 साल तक ड्राइव ही नहीं किया, तो वो कंपैरेटिवली जल्दी सीख लेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्रिटिकल पीरियड है, एक टाइम फ्रेम है जहां पे एक इंडिविजुअल एक एम्पलीफाइड सेंसिटिविटी अपने अंदर रखता है, यानी एक परिवर्धित संवेदनशीलता है कि उस समय वो सेंसिटिव है। अगर जितना आपने रिसेप्टिव ज्यादा है, सीखने की क्षमता ज्यादा है उस समय,
जैसे भाषा विकास के लिए 2 से 6 वर्ष हम कहते हैं कि सबसे तेजी से बच्चा भाषा विकास इस उम्र में होता है। शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो इसलिए स्पोर्ट्स वगैरह में समय डालने का बेस्ट टाइम है वो 2 से 6 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। ठीक है ना, तो ये एक बात हो गई। तो ये एफिशिएंट मैनर में सीख जाएगा किसी स्किल को यदि सही समय पे आप सिखा दें। तो क्रिटिकल पीरियड यानी ये एक सेंसिटिव पीरियड है जहां रिसेप्टिविटी या रिसीव करने की क्षमता, किसी स्किल को सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ये क्रिटिकल पीरियड बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। जीन पियाजे परसीव्स डैश टू बी डैश एंड लेव वाइगोस्की बिलीव्स डैश टू बी डैश। अब फिट करके देख लो, आ जाएगा समझ। जीन पियाजे परसीव्स व्हाट प्राइवेट स्पीच। जीन पियाजे प्राइवेट स्पीच की बात क्यों करेंगे भाई, उनका क्या लेना देना है, उन्हें क्या मतलब है, उन्हें क्या मतलब है प्राइवेट स्पीच से, बताओ। वो मीम है ना, देखो एक बार। तो प्राइवेट स्पीच अगेन जीन पियाजे का क्या लेना देना भाई प्राइवेट स्पीच से, बताइए राहुल, क्या लेना देना। निजी वाक कोई लेना देना नहीं जीन पियाजे का प्राइवेट स्पीच के बारे में क्यों बात करेंगे भाई वो है। जीन पियाजे परसीव्स ईगोसेंट्रिक स्पीच टू बी अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी व्हाइल लेव वाइगोत्स्की बिलीव्स प्राइवेट स्पीच इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन। अच्छी लग रही है बात सुनने में। कितने लोग दे रहे हैं थर्ड जवाब, 72% लोग, बहुत बढ़िया। ईगोसेंट्रिक स्पीच को जीन पियाजे क्या देखते हैं, सेल्फ रेगुलेशन के रूप में देखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के रूप में, लैंग्वेज को टूल के रूप में वाइगोत्स्की देखते हैं, ना कि पियाजे। पहली बात तो ये। तो थर्ड ऑप्शन ही यहां सेट बैठता है और कोई ऑप्शन सेट नहीं बैठता कि जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक यानी बच्चा जो खुद से बोल बोल के बात करता है 3 से 6 वर्ष में, या जीन पियाजे की स्टेज कहें तो 2 से 6 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। वो ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो कह रहे हैं कॉग्निटिवली मेच्योर नहीं है अभी, तो इसलिए बोल बोल के बातें कर रहा है। वहीं वाइगोत्स्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है अपने प्राइवेट स्पेस में बोल बोल के, और वो खुद को गाइड कर रहा है कि ये वाला खिलौना नहीं, इसमें ये वाला कलर लगेगा, अरे बुद्धू ये क्या कर दिया। आप जैसे पेपर देते हुए भी खुद से बातें करते हैं ना, इसका मतलब आप गाइड कर रहे हैं खुद को, सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, अपने थॉट्स को दिशा दे रहे हैं। ये बात वाइगोत्स्की कह रहे हैं क्योंकि वो भाषा को एक टूल मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, SCL सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज। लेकिन पियाजे के 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज नहीं है टूल। उन्होंने वो ईगोसेंट्रिक को एक तरह से वही मान रहे हैं कि आपका ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है, कोई दिशा नहीं दे रहे हो आप ये करके। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। यानी देखिए 3 प्रकार की ओरिएंटेशन है, ये हम मैराथन्स पे अगर आप पुरानी देखेंगे, बैच में है तो आगे जाके पढ़ेंगे ही। ठीक, मास्टरी ओरिएंटेशन, पहले आप जवाब दे लीजिए फिर मैं बताऊंगी। भूख लगी है बहुत तेज, आज हमने डिनर में डोसा बनवाया है और मुझे खुशबू आ रही है, या मैं इमेजिन कर रही हूँ, हो सकता है, यहाँ तो खुशबू नहीं आनी चाहिए इस रूम में। चलिए फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया यार, आप लोग इतनी रात को एंथुजियास्टिक हैं सीखने को लेके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मैं सुबह 8 बजे आज उठ गई थी, 5 घंटे सो के, और 12 बजे से तो हम बाहर ही हैं, और अभी ऑलमोस्ट कितने 11 बजे हैं, तो 11 घंटे हो गए हैं। लेकिन आप लोगों की एनर्जी देख के मजा आता है। देखिएगा आप समझते हैं कहानी क्या है। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। कितने लोग हैं जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं? 71% लोग। चलिए समझते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स यानी जिन लर्नर्स का, वो रणछोड़ दास छाछड़ याद कीजिए आप, 3 इडियट्स वाले, है ना, फुंगसुक वांगड़ू। तो अगर हम बात करें रेंचो की, अगर हम बात करें तो वो क्या है, इसका उदाहरण है मास्टरी ओरिएंटेशन का, कि डिग्री मिल रही है नहीं मिल रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीखने में मजा आ रहा है, मास्टरी हासिल करनी है। तो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस को किस पे फोकस करेंगे कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे एबिलिटी यानी क्षमता एंड एफर्ट, एंड फेलियर को किस पे कहेंगे? इनसफिशिएंट एफर्ट। भाई ठीक से प्रयास नहीं किया तो इसलिए अनसक्सेसफुल हो गए, और ठीक से प्रयास किया, एफर्ट मारा, सही प्रयास किया तो मिल गई नौकरी, हो गया पेपर क्लियर। सही प्रयास, भाई वो एक लाइन है ना कि असफलता ये बताती है कि आपका सफलता का प्रयास ठीक से नहीं हुआ, कहीं तो एफर्ट में कमी रह गई, स्ट्रेटजी में कमी रह गई, अप्रोच में कमी रह गई। अगर आप फेल हो रहे हैं बार बार, सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। वो वाली गड़बड़ नहीं कि शनिदेव की कृपा हो गई होगी, या फिर कोई झाड़ फूंक करा दो, है ना, दिमाग ठीक से काम नहीं करा होगा तो ये हो गया होगा, डेस्टिनी ही है, किस्मत में जो होता है वही मिलता है। ये सब बातों को अगर आप देखेंगे तो फिर आप मास्टरी ओरिएंटेशन पे जाएंगे ही नहीं,
है ना। फिर तो आप इसी जाल में फंसे रह जाएंगे कि पेपर तो उन्हीं का क्लियर होता है जिनका जुगाड़ होता है। अगर ये सब अप्रोच अगर आप रखेंगे तो ये निश्चित है कि वैसे एफर्ट करके होता नहीं होता, बट ऐसे तो नहीं होने वाला, ये सोच के, इस एटीट्यूड से। तो एटीट्यूड लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू, जिनका फोकस मास्टरी पे है वो एबिलिटी एंड एफर्ट पे फोकस करेंगे कि मैं अपना बेस्ट दूं, बाकी देखा जाएगा। और फेलियर को किस पे एट्रीब्यूट करेंगे? इनसफिशिएंट एफर्ट पे, कि यार ठीक से प्रयास नहीं किया था। एबिलिटी एंड गुड लक, ये फालतू बातें हैं। एबिलिटी एंड एफर्ट, बैड लक, इस पे ध्यान नहीं देंगे मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। ये कोई और ओरिएंटेड देंगे, फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड देंगे कि फर्स्ट आना था, हमने तो झाड़ फूक भी कराई थी फिर भी नहीं आ पाए, है ना। एबिलिटी एंड गुड लक। तो यहाँ पे 3 प्रकार का ओरिएंटेशन होता है आपका सीखने का, यानी आपका सीखने का सेंटर या आप किस तरह से मोटिवेटेड हैं, वो 3 पहलू हैं उसके। एक आप मानते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन को, कि यानी आपको फर्स्ट आना है, चाहे रट्टा लगाएं, वो जो चतुर रामलिंगम था उसमें 3 इडियट में, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है, यानी फर्स्ट आना है, चाहे रट के आए, चीटिंग करके आए, वॉट, बट फर्स्ट आना है कुछ भी करके। ये है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। फिर दूसरा क्या, झाड़ फूक करा के आए, कुछ भी कराएं, बस फर्स्ट आना है, समझ रहे हो। फिर आता है आपका फेलियर अवॉइडेंस, यानी ये फेलियर से बचना चाहते हैं, फेलियर से बचना चाहते हैं, फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं। जो राजू रस्तोगी था ना 3 इडियट्स में, ना देखियो तो देख लेना, अच्छी मूवी है। फेलियर अवॉइडेंस, ये फेलियर से बचना चाहे, किसी तरह से 33% नंबर आ जाए, पास हो जाऊं, सीटेट में 60% आ जाए, कैटेगरी से हूं तो 55% आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, बस फेलियर से बचना है, फेल ना हो जाऊं कहीं। ये है राजू रस्तोगी। फिर क्या है आपका तीसरा है मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन, यहां पे आपको मास्टर बनने में, यानी एफर्ट और प्रैक्टिस में, सीखने में इंटरेस्ट है, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो अगर आप फेल होते हैं तो आप सोचेंगे मेरे एफर्ट में कमी रह गई, और अगर आप पास हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं हाँ मैंने अच्छा एफर्ट किया, है ना, मेरी मास्टरी पे फोकस था, ये तो रिजल्ट जो आया बाय प्रोडक्ट है। तो ये बेस्ट है, ये रेंचो वाला उदाहरण है। तो आपको बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेशन के लिए तैयार करना है, ना कि रटने के लिए या फेलियर से बचने के लिए या परफॉर्मेंस के लिए। वो दोनों उतना पॉजिटिव नहीं है जितना ये मास्टरी ओरिएंटेशन है। बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, यानी सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में स्पष्ट होती हैं। यानी बच्चे को कम्युनिकेट करने में, सोशल कम्युनिकेशन में स्पेशली दिक्कत आएगी, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी। कहाँ पे, किस प्रकार की एक डिसऑर्डर में ये समस्या आएगी, फटाक से बताओ। ये तो आप आंख बंद करके बता दोगे, मुझे भरोसा है आप पे। पहला ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज में जरूरी नहीं सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत आए, लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया भी है तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, वहां डिस्ग्राफिया है तो लिखने में दिक्कत आएगी, है ना, डिस्फेजिया है तो भाषा को समझने में दिक्कत आएगी, वहां कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज में कम्युनिकेशन में दिक्कत है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि किसी को मान लो वो है कैलकुलिया, तो उसको तो कैलकुलेशन में दिक्कत है, कम्युनिकेशन में थोड़ी है। तो सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज में कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, ये कहना गलत है, इसलिए फर्स्ट हो नहीं सकता भाई। एलडीज जो हैं आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज, सैमुअल किर्क ने 1960s में ये टर्म दिया था, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया, डिसकैलकुलिया, जितने भी आप ये डिस वाले पढ़ते हैं, डिस्फेजिया, ये सब आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज में ही आते हैं। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता, तो उसको पार्ट्स में तोड़ के आप, उसकी अटेंशन ज्यादा देर तक एक जगह टिक नहीं पाती और हाइपर एक्टिव होता है, कभी उठेगा कभी इधर उधर कुछ एक्टिविटी करेगा, बेचैन रहता है। सेरेब्रल पाल्सी, तो ऑक्सीजन कमी अगर हो जाए जन्म के समय, इसमें बेसिकली ये तो व्हील चेयर पे मिलेगा सेरेब्रल पाल्सी वाला, आप 0 मूवी की अनुष्का शर्मा को याद कर लीजिए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें सोशल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत व्यक्ति को हो जाती है। माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं सेम चीज को। इफ एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक उनको ऑटिज्म था या इसी तरह का कोई डिसऑर्डर था। तो ऑटिज्म में स्पेशली होता है स्टीरियोटिपिकल व्यवहार होता है, यानी बच्चा जो है सेम चीज बार बार रिपीट करता है। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर भी आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो। ये टर्म्स याद रखना, ये मैं ऐसे ही अपने मजे के लिए नहीं बता रही हूँ, पेपर में पूछे जाते हैं, एक एक शब्द जरूरी है। मैं पेडागोजी की टर्मिनोलॉजी वही यूज करती हूँ जो पूछी जाती है पेपर में, है ना। रेपिटेटिव बिहेवियर यानी बार बार सेम चीज को रिपीट करेगा। थोड़ा भी अगर सोशल सेटिंग में या उसके रूम में या आसपास की सराउंडिंग में अगर चेंज हो रहा है, रूटीन में अगर चेंज हो रहा है तो उसको दिक्कत होती है ना। कि चेयर मान लो इस साइड लगी हुई है और ये इधर लग जाए तो उसको दिक्कत होगी कुछ दिन एडजस्ट करने में। बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट करके बातें नहीं करता, सोशली कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, बहुत कंफर्टेबल नहीं होता नए नए लोगों के साथ। तो ये ऑटिज्म का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है या लक्षण है। फोर्थ ऑप्शन स्वालीनता बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है।
एक कथन है, एक assertion है, 13 year old Sheila gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. यानी 13 साल की बच्ची है शीला, जब भी टीचर उससे बोर्ड पे आके सवाल सॉल्व करने को कहते हैं वो डर जाती है ना। ब्लैक बोर्ड पे सवाल, उसको सवाल आता है जबकि, तो उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है टीचर, तो वो डर जाती है क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा हो जाएगी, पूरी क्लास के सामने एम्बेरस हो जाएगी। जबकि जवाब उसको आता है, वो सॉल्व भी कर सकती है। भाई टीचर होता है ना, कई बार मैथ्स में तो स्पेशली होता है, हमारे टीचर भी करते थे कि बुला के जो है सॉल्व करा देते थे सवाल, तो बोर्ड पे सवाल सॉल्व कराने को बुला रहे हैं टीचर, लेकिन ये बच्ची डर जाती है हर बार क्योंकि इसको ये डर है कि कहीं एम्बेरस ना हो जाए, कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए, कहीं उससे गलती ना हो जाए। यानी फियर ओवर पावर कर रहा है, कॉग्निशन पे ज्यादा हावी है फियर। ठीक, तो ये तो हम देख सकते हैं। रीजन क्या है इसका? When students feel unsafe and anxious, their learning is adversely affected. यानी ये कारण बताया जा रहा है कि यदि जब बच्चा असुरक्षित और चिंतित महसूस करेगा तो उसकी शिक्षा पर या उसकी लर्निंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर वो इस तरह से महसूस कर रही है, इतनी एंशियस हो रही है, इमोशंस इतने हावी हैं वो भी नेगेटिव, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये बात एकदम सही है। तो दोनों बातें सही हैं और इसी के बारे में इसका रीजन ही एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है। तो ए इज राइट और आर भी राइट और आर की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अनसेफ अगर महसूस कर रहा है, एंशियस महसूस कर रहा है, उसको सेफ नहीं महसूस हो रहा कि मैं जाके गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर टीचर मोटिवेट करता है ऐसे केस में कि कोई बात नहीं, गलती तो होगा, एक बार करके देखो, तो उस केस में फिर वो संभावना है कि सही करने की संभावना बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये हम जमानों से बातें करते हुए आ रहे हैं, 3 प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स में आपको बताती हूँ और सवाल जो है इस बार पूछ भी लिया इन्होंने और अगली बार कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमें रिपीट करनी ही होंगी, ठीक है ना। ऐड तंग करता है मैम। अच्छा, काइंस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर, बैच में आ जाओ। काइंस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रू डैश, लिसनिंग, सुन करके सीखना प्रेफर करते हैं गति संवेदी शिक्षार्थी या काइंस्थेटिक लर्नर्स जो हैं, या फिर देख करके या टच करके या डूइंग एंड मूविंग। फटाक से बताओ, ये तो आंख बंद करके बता दोगे, 80% लोग सही बता रहे हैं, डूइंग एंड मूविंग। ये जो काइंस्थेटिक लर्नर्स हैं यानी करने और चलने फिरने, मूवमेंट से सीखते हैं, ये करके इनको अच्छा समझ में आता है कोई भी एक्टिविटी को, ठीक है ना। कि इनको 2+2 4 लिख के मत बताओ, इनको दिखा दो कि भाई 4 पेन है, इसमें से 2 चले गए तो 2 बचे, मतलब इनको एक्टिविटी ही करके दिखा दो सीधा। 3 प्रकार के लर्नर होते हैं। लिसनिंग है, ऑडिटरी लर्नर्स, ये सुन करके अच्छा सीखते हैं, डिस्कशन के द्वारा, लेक्चर मेथड के द्वारा, मतलब जो चर्चा परिचर्चा होगी तो डिस्कशन डिबेट इन सब में अच्छा सीखते हैं, किसी पॉडकास्ट को सुन के अच्छा सीख सकते हैं, है ना। तो ये ऑडिटरी लर्नर्स है। लिसनिंग ये होते हैं कुछ अपने 30% के करीब। सीइंग यानी विजुअल लर्नर्स, जो देख करके सीखते हैं। 3 लर्निंग स्टाइल होती हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से सीखते हैं। ये 65% लोग दुनिया में देख करके अच्छा सीखते हैं। चार्ट दिखा दो, ग्राफ दिखा दो, वीडियो दिखा दो, है ना, तो ये मैप दिखा दो जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं। तो ज्यादातर लोग हम में से 65% लोग जो हैं वो विजुअल लर्नर्स हैं। टचिंग और डूइंग एंड मूविंग इसी में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ टचिंग अगर हम कहते तो टैक्टाइल टाइप हो जाता है और टैक्टाइल कोई टाइप नहीं होता, तो डूइंग एंड मूविंग प्लस टचिंग भी यहाँ होता, तो ये इन्हीं के साथ काइंस्थेटिक में ही चला जाता कि ये टच करके या एक्टिविटी करके सीखते हैं तो वो काइंस्थेटिक हैं। और अगर आपसे पूछ लेता सीइंग देख के कौन सीखता है तो विजुअल लर्नर या दृश्य अधिगम करता है, और लिसनिंग ऑडिटरी या ऑरल भी कह देते हैं उनको, AURAL यानी सुनने, ऑडियो से बना है ऑरल, है ना।